एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं सागर भारद्वाज आपका एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि यहां पर हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो अभी पिछले साल मार्च में एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके प्रश्न जो उसके 40 जो सेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा तरीका सिखाया जाएगा कैसे का प्रश्न को कम से कम समय में सोल्व कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसे ही आपको मिलेगा कि पहले सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न होंगे जिस भी टॉपिक से पूछे गए हैं उसके टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि 44 गुना 12 माइनस 25 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 10 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको वोट मास का रूल यहां पर जानना होगा। तो मैं आपको लिख लेता हूं VBODMAS। तो क्या होता है, देखो V फॉर वेनिकुलम बार, किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार होगा सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और क्या होता है लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम मिडिल ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर क्या होता है मीडियम और फिर लार्ज। T4 क्या होता है डिवाइड, ठीक है, हम भाग को कर सोल्व करते हैं और फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले भाग होगा फिर मल्टीप्लाई। और A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इनमें से हम किसी को भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। तो 13 और गुना 10 कितना हुआ 130 और 130 में क्या जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 155। तो 44 गुना 12 ये हो जाएगा 44 गुना में 12 माइनस कितना हुआ, ये हो गया 155। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, यहाँ से इकाई अंक की हम बात करें 12 चौक 48 8 है। ठीक है, और यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो मतलब इकाई अंक क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। देखो चारों ऑप्शन क्या दिए गए हैं जिसमें इकाई अंक 3 है। तो 12 चौक 48 क्या बचा, कैरी आया 4, 12 चौक 48 4 52। तो ये कितना होगा 528 और 528 में से आपको कितना घटाना है 155 यहाँ पर घटा देना है। तो कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा यहाँ पर आएगा 37। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 373 आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। तो आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हर एक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर आपसे क्या 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। तो दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। देखो यहाँ पर भी क्या है, ये किसका प्रश्न है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और आपसे जो पूछा गया है यहाँ पर मान पूछा गया है। देखो आपको देखो बड़ा प्रश्न देखकर घबराना नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको क्या होता है रूल पता होना चाहिए। पोर्ट मास का रूल अगर आप सभी को पता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर के जो ये दिए गए हैं इसको सोल्व कर लेना है। सॉरी, थोड़ा पेन ज्यादा मोटा हो गया। ठीक है, और फिर आपको नीचे का सोल्व कर लेना है, फिर आपको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले ऊपर का सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पर भाग भी है, यह 5/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है डिवाइड है। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर ऐसे डिवाइड करोगे 5/2 डिवाइडेड बाई 2/5 तो क्या होगा, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/2 यहीं पर आप इसका क्या करें साइन चेंज करें और गुना में इन दोनों को आपस में पलट दे। तो 5/2 और मल्टीप्लाई बाई 1/5 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 5/2 और मल्टीप्लाई बाई 1/5 तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा, ये होगा 5/4। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो मान आया इतने का वो कितना आया, ये आया 5/4। ठीक है, यहां पर हम बात करें दूसरे की और अब इसके देखते हैं। यहां पर क्या है 1/5 1/5। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करो और क्या होगा आपस में इंटरचेंज कर दो और मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5/6। तो इसका मान कितना है 5/6। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5/4 माइनस 5/6। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये होगा 4 × 3 = 12 तो हो गया 5 × 3 = 15
और ये होगा 10, तो 5 बटे क्या आएगा 5/12। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक बार सोल्व करके। यहाँ से 12 एलसीएम आ गया तो 4 तिये 12, 5 तिये 15 और माइनस के कितना 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/12। तो ऊपर का मान कितना आ गया, इसका मान आ गया कितना 5/12। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम नीचे का सोल्व कर लेंगे। चलिए इसको एक बार इरेज कर देते हैं। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो अब हम नीचे का सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा 2/5 होगा 2/5, इंटरचेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई लाकर यहाँ पर क्या होगा 5/1 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो गया 2। तो इसका मान कितना है, इसका मान आ गया पूरे का 2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अब आ गया -1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 और डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 और डिवाइडेड बाई क्या है 25/4। तो इसको क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या होगा इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में बदल देंगे। तो कितना हुआ दोस्तों 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल होगा और 5 पंजे 25, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/5। तो माइनस क्या क्या हुआ, माइनस के साइन में और 1/5। ठीक है, इतना आपका सोल्व हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। आगे बात करते हैं 1/2, ये 1/2 और ये क्या है डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में इनको चेंज कर देंगे और यहाँ पर गुणा में 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना हुआ 1/4। तो ये कितना होगा प्लस के 1/4। तो इनका क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लिए, कितना का 20, तो 20 कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो 22 जा कितना होता है 40, 40 माइनस क्या होगा 4 और प्लस से क्या होगा 5। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस के तो 41/20 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा 41/20। तो ऊपर का मान कितना था 5/12। ठीक है, उससे नीचे क्या आएगा 41/20। तो अब कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे इंटरचेक, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और गुना में 20 और बटे में क्या आएगा 12 गुना में 41। तो इससे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, देखो 5 से काट सकते हैं, नहीं 4 से काट सकते हैं, जी हाँ 4 से काट सकते हैं। कितना 4 तिये 12 और 4 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और अपॉन में कितना आ जाएगा, कितना होगा 123। तो आप यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन में कितना है 125 बटे में क्या है 23 है, 123 है, तो कितना होगा 25 बटे में 123। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बिना गलती किए प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। अब ये मत सोचेगा दोस्त कि यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतना समय लग रहा है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर आपको किसी को समझाना नहीं है, बस क्या करना है आपको प्रश्न को सोल्व करना है और आंसर को टिक करके निकल जाना है। तो आपको क्या होगा वहां पर आसानी होगी और समय भी कम लगेगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। तो ये प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, इसको प्रश्न को सोल्व करना है। देखो किसका है, ये किसका प्रश्न है, यह है प्रतिशत का प्रश्न। यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है। यहां पर क्या करना है आपको, बस एक छोटी सी इक्वेशन बनानी है। वो क्या है, देखो ये क्या गया कि P का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ का क्या होता है मल्टीप्लाई। तो P का क्या 20%, ये होगा 20% प्लस किसमें जोड़ा जाए, Q के 40% में जोड़ा जाए। तो Q का 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या आता है, परिणाम आता है Q का कितना प्रतिशत आता है 80%। ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या होगा, ये होगा P का 20%, मतलब P का 20%, इसको ऐसे लिख सकता हूं बराबर, ये क्या होगा Q का जब 80% है, इसमें से क्या जाएगा 80% में से Q का 40% घटा देंगे इधर आकर, Q का 40%, तो क्या हो जाएगा कि P का 20% बराबर Q का 40%, ये हो जाएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो 20 दूनी कितना हुआ 40। तो P अपॉन Q क्या होगा, अब ये Q इसके अपॉन में आ जाएगा, तो P अपॉन Q बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 2/1। तो अब क्या पूछा गया है कि P
Q का कितना प्रतिशत है, जो P है वो 2 है, 1 का कितना प्रतिशत है गुना में 100, तो 100 दूनी कितना हुआ 200, तो कितना प्रतिशत है 200 प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको सही आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड है, जोन सा मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो तीन आपको यहाँ पर तरीके बताऊंगा उनको आपको लिख लेना है। देखो 10 रुपए वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। ठीक है, अच्छी प्रतिशत है, तो यहां पर आप पहले डायरेक्ट कीजिए यूज किसका, नेट इफेक्ट का। तो नेट इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथड नंबर 1 है आपका, लिख लीजिएगा, ये क्या है मेथड नंबर 1 है। तो यहां पर क्या होगा, दोनों साल के लिए 10% है, तो 10 प्लस 10 गुना में 10 और अपॉन में क्या होगा 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो जाएगा 20 और 1 कितना हुआ 21, यहाँ पर ये 1 आ गया। तो ओवरऑल क्या है 21%। तो जो ये 21% आया, ये क्या आया, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज। आपके पास क्या है, आपके पास आपका मूलधन है। अब मूलधन का क्या निकाल लो, सीधा मूलधन का ब्याज निकालना है आपको, 14,000 का क्या निकालो 21% निकाल दो। तो 21% से 2 0 से 2 0, तो कितना हुआ 1 0 आएगी, सब में है, तो क्या 21 चौक 84, तो मतलब क्या होगा यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये कैंसिल, सी भी कैंसिल, तो इन दोनों में से एक हुआ, 21 चौक 84, तो कितना बचा 8 बचा। तो 21 एक और 21 और 8 29, तो कितना होगा 2,940 आपका क्या होगा 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था आपका क्या मेथड नंबर 1। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। तो यहां पर लिखते हैं कि मेथड नंबर 2। देखो मेथड नंबर 2 क्या है, यहां पर आपको क्या करना है, आपको मेथड नंबर 2 है आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या है, तो यहां पर क्या है 10% है। देखो 10% लिखो ऐसे, 10% को लिखो 1/10 हो जाएगा। अब कितने साल है 2 साल है, तो इस 10 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पहले साल इस पर कितना प्रतिशत रेट है 10%, तो कितना हो जाएगा इसका क्या होगा 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भी इसका 10% होगा 10%। ठीक है, अब ऊपर जो आया ये क्या है, ये है दोनों साल का साधारण ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले साल पर जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा तो कितना होगा, इस पर कितना होगा 10%, 10% कितना होता है 1/10, तो 1/10 कितना होगा 1। तो यहां पर क्या है ये मूलधन है, और तो ब्याज कितना होगा टोटल 10 10 20 और 1 21, मतलब ब्याज टोटल कितना होगा, ये होगा 21। अब यहां पर ओवरऑल वैल्यू देखो 1400 है, यहां पर क्या है मूलधन 100 है, लेकिन टोटल वैल्यू क्या है 100 की वैल्यू कितनी है 14,000। तो 100 की वैल्यू कितनी है 14,000 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। और जब 1 की वैल्यू 140 है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ये है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 21 की, तो इसमें क्या करो 21 में गुना कर दो किसकी 140 की, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 2940। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। चलिए ये मेथड नंबर 2 था। मेथड नंबर 3 देखते हैं, मेथड नंबर 3 क्या होगा। एक ही प्रश्न के देखो कितने मेथड, आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप बोले तो सक्सेसिव केस से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले साल क्या हुआ 10% रेट है, तो 10% कितना हुआ 10 से 11 हो जाएगी, पहली साल कितना हुआ 10 से हुआ 11। फिर दूसरे साल क्या होगा 10% है, तो कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये तो होगा क्या मूलधन, मतलब क्या होगा प्रिंसिपल, तो ये क्या होगा ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल।
मतलब मूलधन, और ये होगा अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, तो कितना हुआ 100 और ये कितना होगा 121। मतलब मूलधन क्या है, मूलधन तो 100 है, 2 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 121। अब एक बात बताओ, ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन, ये तो ब्याज होता है। तो 100 में से 121 में से 121 में से 100 चले गए तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तो मूलधन का मान कितना दे रखा है, 100 की वैल्यू क्या है, फिर से देखो वही प्रश्न बन गया, 100 की वैल्यू 14,000 है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 21 की निकालनी है। तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2940। चलिए, मेथड नंबर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 4। तो आप देखेंगे कि एक ही टाइप के, एक ही प्रश्न के कितने मेथड है, 4 मेथड आपके सामने है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कितना है आपका मूलधन, कितना है 14,000, इसका क्या निकालो 10%, तो 10% कितना होगा 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400। ठीक है, अब इसका क्या करो, पहले साल दूसरे साल फिर से निकाल लो, 2 साल का है आपके पास, कितना हुआ 1400 है, 1400 का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा 10% कितना आएगा 1/10, तो 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। अब आपको क्या करना है, यहां पर करो 2 की मल्टीप्लाई और यहां पर करो 1 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ 2800 और ये कितना हुआ 140। अब इनको जोड़ दो आपस में, तो कितना हो जाएगा, ये आप देखेंगे यहां पर ये कितना हो जाएगा 2940। तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना आएगा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 2940 आ जाएगा। तो एक ही प्रश्न के 4 टाइप मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको जोन सा यहाँ पर उचित लगे आप उसको सीखिएगा, और मेरी मानिएगा तो चारों जो टाइप हैं अपने शॉर्ट नोट्स जो आप बनाएंगे उसमें आपको लिख लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हम कर चुके हैं, हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। चल, प्रश्न नंबर 5 क्या है कि यहां पर बोला गया है एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, किस लाभ पर बेच रहा है, देखो बेच रहा है किस पर, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेच रहा है। यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। ठीक है, गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। चलो अब हम बात करते हैं, यहां पर प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति 25% के लाभ पर बेचता है, किस लाभ पर बेच रहा है, 25% के लाभ पर बेच रहा है। यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए घटा दे तो इसे क्या होता है, 25% की हानि होती है। मतलब 25% का लाभ है, 25% का लाभ कितना होता है 1/4, मतलब पहले अगर क्रय मूल्य 4 था तो 1 के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य 5 हुआ। अब इसने कहा कि यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए घटा दे तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि होती है, अब 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 25% कितना होगा 1/4, मतलब अगर सीपी 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 3 हो गया। अब देखो 5 से कितना हुआ 3 हुआ, तो कितने का अंतर आया 2 का, लेकिन इसने कहा कि 2 की जगह कितना है, प्रश्न में देगा है 40, 2 की जगह कितना हुआ 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू आई 20। अब आपने पूछा गया है कि बताओ कि गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, जब 1 की वैल्यू 20 है तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना में 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका यहां पर एग्जाम हॉल में आपको टिक करना था। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, और आसान प्रश्न था, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है दोस्तों। देखो क्या है कि अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, छूट प्रतिशत क्या होगी। यहां पर अगर बात करें अंकित मूल्य कितना होता है, ये होता है एमपी, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का कितना 2/5, ये किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के एसपी के 5/8 के क्या है, ये बराबर है। ठीक है,
अब आप यहाँ से एमपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हैं। तो ये होगा एमपी अपॉन एसपी बराबर मार्केट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर, अब 5 की मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा 25, ये होगा 25, और 2 की और 8 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब देखो मार्केट प्राइस कितना है 25 है, लेकिन बेच कितने में रहा है 16 में, तो कितने की छूट मिली, छूट मिली 9 की। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लिया हमने, क्या होता है छूट बराबर क्या होता है भाई, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे वो छूट आ जाएगी, तो 9 की छूट हुई किस पर 25 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, तो 9 चौक 36, तो 36% का क्या मिला आपको वहां पर छूट मिला। तो ऑप्शन नंबर 3 जो सी दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप एक काम कर लीजिएगा, या तो आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप क्या कर लीजिए जैसे आपको यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, आपका इसका क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाद में आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने है, इसमें क्या बोला गया कि P अपॉन क्यू बराबर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बार बार ये प्रश्न, अनुपात और किसका समानुपात से संबंधित 2/5 रेशो चैप्टर से। तो यहां पर पूछा गया है कि 4p प्लस के 3r प्लस के 7t अनुपात 4q प्लस के 3s प्लस 7u का बताओ क्या अनुपात इनका होगा। तो अब देखो क्या होगा, p अपॉन क्यू बराबर r अपॉन s बराबर t अपॉन u इक्वल टू 2/5। तो आपको क्या मानना है, देखो p r और t ये सब क्या है आपस में बराबर है, तो इनका मान क्या है, इसका मान इसके ऊपर वाली संख्या 2 हो जाएगी, और q s u का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहां पर आपको रख देना है। अब देखो यहां पर आप क्या रखोगे 4p, तो 4p ठीक है प्लस के, यहां पर इस बराबर है तो यहां पर 3p भी रख सकते हो आप, भाई r की जगह p रख लो, बात तो एक ही है, प्लस के 7p अपॉन ये कितना हो जाएगा, यहां पर q रख सकते हो डायरेक्ट कि 4q प्लस के ये कितना होगा 3q प्लस के 7q, भाई बराबर है सब, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 3 14 p अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 14q, तो 14 से 14 तो क्या आ जाएगा p अपॉन q, तो p अपॉन q के क्या फॉर्म है 2/5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या इनका अनुपात होगा 2/5 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी प्रश्न में आपको ये यहाँ पर इक्वेशन दी गई कि p अपॉन क्यू इक्वल टू r अपॉन s इक्वल टू t अपॉन u इतना है, तो बताओ कि अनुपात क्या होगा, तो सीधा आपको क्या ज्ञात करना है, जो 2:5 यहाँ पर दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है कि 32 34 38 21 36 और x एक संख्या है का औसत कितना दिया गया है 30 है, तो x का मान बताओ। अब देखो इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। पहला क्या करना है आपको, जो बेसिक तरीका है, बेसिक में क्या है आपको देखो संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, अब क्या करो इनका योग करो और क्या करो अपॉन में 6 से डिवाइड करो और इक्वल टू 30 रख दो। कैसे, देखो ऐसे करोगे 32 प्लस के 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस के 36 और एक संख्या क्या है x अपॉन, इनका औसत निकालोगे तो संख्याओं से जो जितनी संख्या उससे भाग करोगे तो संख्या कितनी है 6। अब ये किसके बराबर है इक्वल टू किसके बराबर है 30 के, ये इसका औसत हो जाएगा, तो अब इसकी 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 180। तो अब इनका योग करो 6 1 7 और कितना 15 और 4 19 और 2 21, कितना आया कैरी 2, तो 3 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16, तो कितना है 161 प्लस x बराबर कितना आ गया, यह आ जाएगा 180। तो यहां पर आप ज्ञात कर सकते हैं x का मान कितना होगा, बताओ कितना हो जाएगा। तो कितना जोड़ोगे यहां पर x में कितना जोड़ोगे कि कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, बताओ यहां पर 150 बनाएगा या 160 बनाएगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 3 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16 है, और ये कितना होगा 6 1 7 और 8 15 15 और 4 19 और 2 21। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 161, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 19 होगा। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 8 हो चुका है। प्रश्न नंबर हम 9 पर चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने है। किससे संबंधित है, एवरेज का प्रश्न है फिर से। तो 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है, 30, ठीक है, स्टूडेंट है, उनकी क्या है, औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। यह पाया जाता है कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 ले ली गई। कितनी ले ली गई, देखो 9 वर्ष के बजाय क्या ले ली गई, 15 वर्ष ले ली गई। ठीक है, अब इससे पूछा गया कि सही औसत आयु बताइए। अब देखो 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ले ली गई, मतलब पहले क्या होगा, इसकी वजह से बढ़ गई। तो अब घटेगी, कितना घटेगी भाई, 6 घटेगी, 6 घटेगी। लेकिन किस पर घटेगी, सबसे बड़ी मेन बात है ये है कि ये घटेगी किस पर, देखो प्रत्येक स्टूडेंट पर घटेगी। तो 6 घटेगी किस पर, 30 पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, मतलब कितना घटेगी, 1/5। तो 1/5 कितना होता है, 0.2। तो जो टोटल एवरेज होगा 15 में से क्या घटा दो, 0.2 घटा दो, कितना हो जाएगा, तो 14.8 होगा वर्ष। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सही औसत आयु आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें क्या बोला गया है कि टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। टीना कितने दिन में कर सकती है, अकेले 12 दिनों में। और मीना अकेले 15 दिनों में उस कार्य को कर सकती है। ठीक है, टीना कर रही है 12 दिनों में और मीना कर रही है कितने दिनों में, 15 दिनों में। अब टीना और मीना को उसके लिए उनकी मजदूरी मिली कितना, 18,000 रुपये। ठीक है, उनको मिले हैं। तो मीना की धनराशि आपको बतानी है कितनी होगी यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये 12 दिन में कर रहे हैं, ये 15 दिन में। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न है तो आपको टोटल वर्क निकाल लेना है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा टोटल कितना होगा इनका, क्या करो आप रेशो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कितना आ जाएगा, 60। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, टीना की एफिशिएंसी कितनी आई, 12 पंजे 60, 5 की एक दिन में 5 काम कर रही है। और मीना की एफिशिएंसी कितनी आई, 5 15 चौका 60, 4। तो ये मिलकर क्या कर रही है, 4 एक दिन में टीना 5 काम कर रही है और मीना कर रही है 4 काम। देखो अब इन्होंने क्या कहा कि जो यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो मीना को प्राप्त धनराशि कितनी होगी। अब देखो 60 है, ठीक है। अब इस 60 की जो टोटल वर्क है इसकी ही तो आपको मजदूरी दी गई है कितनी, 18,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए अब आप बताओ इस 60 की वैल्यू 18,000 है या फिर 5 4 9, इन दोनों की क्या होगा एफिशिएंसी जुड़ेगी, इसकी वैल्यू 18,000 है। तो ये पर मेरा प्रश्न आपसे है कि आप सोचिए कि टोटल वर्क का होगा या टोटल एफिशिएंसी आपके सामने है इसकी होगी। तो ये किसके होंगे दोस्तों, देखो ये क्या होंगे, आप प्रश्न को पढ़ो, आप प्रश्न पढ़ेंगे ना आपके समझ में आएगा। 18,000 रुपए कहां पे मिलते हैं, इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाते हैं, कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो क्या होगा, देखो अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अब निकालना किसका है, निकालना है किसका, मीना का। अब देखो मिलकर कितना काम करेंगे, 5 4 9। तो इस 9 की वैल्यू कितनी है, इस 9 की वैल्यू कितनी दी गई आपको, ये दी गई 18,000। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 2,000, ये मतलब 1000 होता है। निकालने किसकी है, मीना की। तो मीना का कितना है, 4 काम करते हैं, एक की वैल्यू 2,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना में 2 पे। तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो मीना है, मीना को कितना मिला काम करने का, 8,000। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 सॉरी हम अभी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने आए। देखो प्रश्न नंबर 11 क्या है कि एक कार है, एक कार
एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी? 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है। भाई डिस्टेंस कितनी है आपके पास? डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर दी है? वृद्धि कर दी जाती है। तो यह दूरी तय करने में कितने घंटे कम समय लेता है? 2 घंटे कम समय लेता है। तो वास्तविक चाल बताओ क्या होगी? देखो दोस्तों, जब मैं आपको यहाँ पर बेसिक पढ़ाया था, आपको थ्योरी समझाई थी, तो मैंने आपको यहाँ पर एक रूल बताया था कि जब भी आपको क्या दिया गया हो, समय का अंतर दिया गया हो, समय का अंतर अगर यहाँ पर आपको दिया गया है, तब आप चाल कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा? दोनों चाल, पहले मान लिया x थी, उसके बाद चाल कितनी बढ़ी? x प्लस 8 हो गई। अपॉन में चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 8, और गुना में समय का अंतर 2। अगर यहाँ पर मिनट या मिनट की होती है तो सब घंटे में चेंज कर लेते। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, डिस्टेंस है कितनी? यहाँ पर डिस्टेंस है 60, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 60। ठीक है, तो कितना का? 2 चौक 8 और 6 चौक 24। तो x गुना में x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पर ऐसी रखनी है जिससे ये 240 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखें, यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 12 रखें तो 12 गुना में 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20। तो ये कितना होगा? 240। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बाई ऑप्शन नहीं जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 240। 240 को फिर इधर लाएंगे और फिर आपको वहां पर क्या करना है? फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करने से अच्छा है आप बाई ऑप्शन चले जाइए, यहाँ पर आपको इजी रह जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कार की वास्तविक चाल है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है? अलजेब्रा से संबंधित है। यहां पर आपको बताया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान भी 0 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर क्या होगा? ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब यहाँ पर अगर आपको बता दिया है कि a प्लस बी प्लस सी की जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 की गुणा किसी भी संख्या में कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर था। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है। अब आप इसको प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे आसानी से। यहां पर दे दिया गया है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का मान क्या होगा? तो आप इसको प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, जिससे आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकें। चलिए, तो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर साइन चेंज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये होगा x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि मैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 माइनस एक्स की पावर 4 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा।
तो एक बात बताओ मुझको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये भी तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर मेरी फोटो आपके सामने आ गई होगी, तो मैं इसको आपको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला किसका बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम रखें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स नीचे बच गया। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये है x माइनस 1 और ये है 1 माइनस एक्स। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूं तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ये क्या जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा। तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर कहां पर दिया गया है? तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी में ही आपको दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते थे अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था अपना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है आप सभी के सामने? प्रश्न नंबर 14 कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर दे दिया गया है 5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको यह कहा कि यहाँ पर क्या होगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा 1/5 होगा। ये होता कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको खुलकर लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 के नीचे चला जाएगा कि 1/5 हो जाएगा, और यही आपको निकालना था। तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा क्या होता है कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर 5 है, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। चलिए प्रश्न नंबर क्या है अगला 15 आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्या है देखो ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है कि 1 प्लस के सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप यहां पर करना चाहें 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है? जो होता है टेन स्क्वायर प्लस के 1। या फिर आप एक काम कीजिए, यहां से क्या कीजिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक किसका उल्टा होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस के सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर लीजिए आप यहाँ पर कर लीजिए कि 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर इधर चला गया तो कितना होगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोस ए।
तो ये इसका मान आ जाएगा। तो इसका मान अगर यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोस से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, यहां पर स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस के कोस स्क्वायर ए, ये हो गया प्लस। इसी प्रकार आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा क्या, नीचे क्या आएगा, ये आएगा यहां पर क्या, कोसेक इंटू 1 प्लस के क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस ये कितना होगा 1 अपॉन कितना होगा, बताओ कितना होगा, ये होगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि यहां पर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, ये क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए प्लस के ये कितना हुआ, कोसेक को ये हो जाएगा कोट, ये हो जाएगा सॉरी साइन, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ पर क्या है, बीच में इनके मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो ये कितना होगा, ये हो गया कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना होगा, कोस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है, कोट वाई का मान दे दिया गया है कि 12/5। तो कोट वाई का मान कितना है, 12/5। कोट वाई का मान कितना है, 12/5 है। तो कोसेक स्क्वायर वाई का मान आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको अगर याद है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे काका। ठीक है, 5 12 13 की एक ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कितना है, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। टेन कितना होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। तो कोट है होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 5 है। ठीक है, और ये कितना है, ये वाई है। आधार तो कितना होगा 5 और लंब कितना होगा, ये हो गया 12। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि कोस स्क्वायर वाई। तो कोस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5 और ये होगा बटे में कर्ण 13। तो ये किसका मान है, ये है कोस वाई का मान। लेकिन आपको निकालना है कोस स्क्वायर वाई का मान। तो कोस स्क्वायर वाई बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो 25 कितना हो जाएगा, 25/169 कितना हो जाएगा, यह होगा लाल बटे काका। तो कोस स्क्वायर वाई, तो कोट वाई का मान कितना है 12/5। कोट वाई क्या होता है आधार, सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पर आधार यहाँ पर आएगा, 12/5 है ना। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा देखो ऐसे, ये आएगा 12 यहाँ पर और 5 यहाँ पर और 13 यहाँ पर। ठीक है, तो लाल बटे काका क्या होता है, ये होता है हिंदी मीडियम के लिए। और पी बी पी पापा बीडी पीलो हाँ हाँ बेटा, ये होता है क्या इंग्लिश मीडियम के लिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना होगा, ये हो जाएगा क्या आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस है 13। तो कर्ण है ये किसका मान है, ये आया वाई का मान, कोस वाई का। लेकिन आपको निकालना है कोस स्क्वायर वाई का मान। तो कितना हो जाएगा 12/13 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा 144 और बटे में कितना हो जाएगा, हो जाएगा 169। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर कितना है आपके सामने 17 आएगा। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला गया है, किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा XY द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है। अच्छा एक बात बताओ, कोई वृत्त है, किसी जीवा द्वारा, ये इसका केंद्र है। ठीक है, यदि जीवा की लंबाई 36 है तो इस वृत्त की त्रिज्या बताओ।
किसी भी जीवा द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री कब होगा? क्या यहां पर करने पर 180 डिग्री होगा, यहां पर करने पर 180 डिग्री होगा? आप कहेंगे जी नहीं। 180 डिग्री कब होगा? 180 डिग्री मान तब होगा जब वो जीवा उसके केंद्र से होकर गुजर रही हो। इसका मतलब क्या है कि वो जीवा, इसका केंद्र यहां पर है तो यहां से होकर गुजर रही हो, मतलब ये क्या है इसका, तब जाकर 180 डिग्री बनेगा। अब इस जीवा की लंबाई दी गई है कितना, 36 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, केंद्र से जो होकर गुजरती है जीवा वो क्या होती है? वो होती है व्यास। तो व्यास क्या होती है? त्रिज्या का 2 गुना होती है। अब एक बार बोलो, व्यास कितना दे गया 36, तो इसका आधा क्या होगी? त्रिज्या होगी, तो कितना होगा? 18। तो 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर कितना होगा? प्रश्न नंबर 18 आप सभी का सामने आएगा, तो तैयार रहिएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या है? एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 इंच, 14 इंच और 15 इंच है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको पता है हीरोज फॉर्मूला क्या होता है तो आप इस प्रश्न को बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस का मान कैसे निकालते हैं? एस का मान निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, यहां पर एस का मान निकाल लो। एस का मान कैसे निकालेंगे? ये कोई ट्रिपलेट भी नहीं है जो आप यहां पर आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, तो इसलिए यहां पर हीरोज फॉर्मूला लगाए। तो 13, 15 और 14, 15 14 कितना हुआ? ये हो गया 29। 29 में 13 जोड़ा तो कितना आया? 42। और 42 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो एस का मान कितना है? एस का मान आ गया 21। अब फॉर्मूले में आपको क्या करना है? रख देना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले रख देना। हम थोड़ा नीचे चलते हैं जिससे प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सके। तो यहां पर आप देखिए, यह आ गया यहां पर क्या कि अंडर रूट ऑफ एस का मान कितना है? 21 गुना एस इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए कितना हो जाएगा? यहां पर कितनी थी? 13 थी ना, तो कितना हो जाएगा? 8। 14 एस माइनस बी कितना होगा? 7। और कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो चलिए यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 3। इसको लिख सकते हैं क्या? 4 गुना 2। ठीक है, गुना में इसको लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 2। तो देखो 7 और 7 का क्या बन गया? जोड़ा बन गया, तो मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा। 3 और 3 का बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा, गुना में 3। 4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। और 2 का क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो कितना होगा? 7 या 21 दूनी 42 और दूनी 84। तो कितना आ जाएगा? 84 स्क्वायर इंच आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर इंच आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया होगा 84, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर, आप बोलेंगे कि भैया ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तो तैयार रहिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने है। एक वृत्त जिसकी जीवा कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसकी जीवा कितनी है? एक वृत्त है, वृत्त की जो जीवा है वो कितनी? 17 सेंटीमीटर। उसमें एक जीवा की लंबाई, सॉरी वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। एक जीवा गुजर रही है कोई वृत्त से, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? ये 30 है। अब त्रिज्या की लंबाई कितनी है? यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर केंद्र है, ये यहाँ पर त्रिज्या आ गई। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगी? ये त्रिज्या होगी। तो ये कितना हुआ? ये 17 है। अब जब देखो यहाँ पर क्या होगा? उस वृत्त की जीवा से केंद्र की दूरी, अब यहाँ पर जब ये लंब आएगा यहाँ पर केंद्र से, तो ये आधे आधे यहाँ पर भागों में बांट देगी। तो ये 30 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ पर भी 15। ठीक है, तो अब बताओ, तो यहाँ पर क्या आएगा? त्रिज्या कितना है? 17। यहाँ पर कितना होगा? 15। तो आप इसको मान निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। हाँ, आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप बताएंगे कि भैया एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि 17 का स्क्वायर माइनस के 15 का स्क्वायर, और इसका कर दो भैया रूट। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए तो करते हैं, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 289।
289 में से आप कितना घटाएंगे, 225 घटाएंगे। 225 घटाएंगे तो कितना होता है, ये बचेगा 64, और 64 का अगर आप रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 8, 15, 17 के ट्रिपलेट होते हैं। अगर आपको याद होता तो आपको इतना निकालने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा कहते हैं कि 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 19 हम कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 20 की बारी है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर है। उनके केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। सीधी उभयनिष्ठ रेखा का मान बताओ। मतलब क्या है कि दो त्रिज्याएं हैं, एक की त्रिज्या कितनी है, यहां पर यह है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब बोल जाए कि उन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी दी गई है, ये दी गई है 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ लिया गया है कि सीधी उभयनिष्ठ रेखा बताओ, कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी आपसे पूछ ली गई है। डीसीटी आपसे डायरेक्ट पूछ ली गई है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उस बारे में हम बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना हुआ, डी मतलब दूरी, दूरी कितना है 25 का स्क्वायर, माइनस पहली त्रिज्या कितनी है 12, दूसरी त्रिज्या कितनी है 5, और इसका होल स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे। तो अब क्या करो, 625 में से कितना घटाओ, यहां पर ये कितना घटेगा, ये घटेगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो इनका अंडर रूट आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट 576। और अंडर रूट 576 किसका होता है, आप बोलेंगे कि भैया 24 का होता है, तो 24 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डीसीटी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, वो है 24 सेंटीमीटर, जो आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका हो गया है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 में क्या कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है कि एक पहिए की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अब एक बात बताओ, पहिया घूमेगा तो क्या घूमेगी, पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है तो आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि कितनी होती है, परिधि की पहिया क्या होगा, गोला, गोले की परिधि क्या होती है 2πr। तो यहां पर क्या होगा, 2 गुना 22/7 गुना r का मान 14। अब एक बात बताओ, उसने पूछा है कि 10 चक्कर, तो चक्कर करेंगे तो n की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो चक्कर कितने हैं 10, तो कितना होगा 22 दूनी कितना होगा, ये होगा 44। तो 22 दूनी 44 और दूनी कितना होगा 88। 88 में एक जीरो और लगा तो कितना होगा 880 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहिया कितनी दूरी तय करेगा, 880 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, जो आपका राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 21 आपका हो गया है। प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 में क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए वर्त आरेख में 6 स्कूल PQRSTU में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 3000 है। किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये मतलब लड़कियों का प्रतिशत है किसी भी अलग स्कूल में। ठीक है, चलिए तो आगे क्या बोला गया है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि यहां पर प्रश्न है स्कूल P और R में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा, तो टोटल लड़कियों की संख्या वैसे है कितनी, यह है 3000। टोटल कितनी है, यह है 3000। स्कूल P और R, P में कितने प्रतिशत है 17% है, R में कितना प्रतिशत है 31% है। तो टोटल कितना हुआ P और R में मिलकर, टोटल हो गया आप कहेंगे कि भैया 48%। अब 48% किसका निकालना है आपको, बोल दो कि भैया 3000 का आप निकाल दो 48%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 3 अठे 24, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 आपका, जो भी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर चलिए 23 आपके सामने। प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न है निम्नलिखित
आयत चित्र में कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो 0 से 20% के बीच में कितने छात्र हैं? 2। 21 से 40% के में 2। 41 से 60 में 12। अब इसने कहा कि 60% से अधिक, यहां तक तो है 60% तक। अब इसने कहा 60% से अधिक, तो कितना है? 25 और 9 34। तो 25 और 9 34, 60% से अधिक लेकर आए तो, लेकिन टोटल है कितने? 34, और ये कितना हो गया? 34 और 4 38, और 38 और 12 कितने हो गए? 50। तो 38/50 गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 50 से कितनी बार चला गया? 2 बार, तो 34 दूनी 68। तो 68% कितने हैं? 68% जो छात्र हैं वो हैं जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 23 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है कि नीचे दिए गए दंडालेख में 5 कंपनी है, JKL, M और N, ये 5 कंपनी है जिसमें बचत और व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, बचत और व्यय आपकी दर्शा दी गई है। तो 600 अगर आपकी क्या है? बचत है, यहां पर 200 आपका क्या है? यहां पर व्यय है। ठीक है, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर को आपको दर्शाया गया है। ये सेविंग है और ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर। ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, एक्सपेंडिचर। JKLMN की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बात अगर हम करते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि सभी कंपनियों की औसत बचत, सभी कंपनियों की औसत व्यय का कितना प्रतिशत है? तो औसत बचत, यहां पर औसत बचत क्या होगी भाई? टोटल का योग कर डिवाइड कर दो, जितने भी जो कितने हैं 5 हैं, तो बचत कितनी है? 600, 1600 कितना होगा? कि 600 और 1600 2200, 12 कितना होगा? 3400, ये होगा 4000, और ये कितना होगा? ये होगा 4800। 4800 में किसका डिवाइड करोगे? 4800 में 5 का डिवाइड करोगे, यही तो औसत होगा। 4800 में 5 का डिवाइड करोगे तो ये एवरेज आ जाएगा। किसका एवरेज? सेविंग का एवरेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सभी कंपनियों का औसत व्यय। तो औसत व्यय कितना है? यह है 200, 800, 1000 कितना होगा? ये कितना? 1600, ये होगा 2000, और ये होगा 4000। 4000 औसत कितना होगा? 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए अब इसने पूछा गया है कि सभी कंपनी का औसत बचत, जो औसत बचत है कि ये है क्या? यहां पर अगर हम लिख लेते हैं औसत जो बचत की बात की गई है, यहां पर औसत बचत कितना आया है? तो औसत बचत कितना है यहां पर? 4800 बटे, सॉरी, तो कितना होगा? ये होगा 4800 बटे में 5। औसत बचत, औसत खर्च के 4000 बटे 5 का कितना प्रतिशत है? यही तो आपसे पूछा गया है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जीरो से क्या होगा? 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 480 और बटे में 4, तो कितना हो जाएगा? 120%। तो 120% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, 120%। ठीक है, इसी के साथ अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है। इसमें क्या बोला गया है कि नीचे दी गई तालिका में 2 दुकानदार P और Q द्वारा 5 महीनों में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया गया है। A, B, C, D और E। ठीक है, ये मंथ है। शॉपकीपर क्या है? P, Q, इनके द्वारा क्या होगा? बेची गई कलमों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि J1/J2 का मान बताओ। तो J1 क्या है? सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या का मूल्य। J2 क्या है? सभी 5 महीनों में Q द्वारा बेचे गए कलमों की औसत मूल्य। तो औसत मूल्य क्या होगा भाई? 5 महीनों का योग कर 5 से डिवाइड करोगे, यहां पर भी 5 से 5 महीनों का योग करके डिवाइड करोगे। तो आपको क्या करना है? औसत मूल्य की जगह आप डायरेक्ट भी करोगे तब भी हो जाएगा। 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए, तो P ने कितने बेचे? 100, 180 क्या होगा? 220, 200 कितना होगा? 50 और 260। तो P द्वारा कितने हुआ?
260 बट्टे में कितना है 5। ये किसका मान है, J1 का मान है, तो J1 का मान ये था J1। अब J2 का मान आपको निकालना है। J2 कितना है, क्यू द्वारा बेचे गए, तो क्यू ने कितना करा 20 10 30, ठीक है 30 और 120 कितना होगा 150, ये कितना होगा 200 और 260, तो कितना होगा 260 बट्टे 5। अब एक बात बताओ, J1 अपॉन J2 का मान पूछा गया है, तो J1 और J2 का मान कितना है, बराबर है 260 बट्टे 5 और 260 बट्टे 5, तो मतलब क्या होगा, या आप लिख सकते हैं इसको 260 बट्टे 260, ये भी लिख सकते हैं आप इसको कि भाई ये तो डिवाइड करने पर आपस में कैंसिल हो ही जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समझाना मेरा परम कर्तव्य है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि क्लास थोड़ा लंबी हो गई है। देखो समझना जरूरी है, क्योंकि आप अभी समझने के फेज में हो, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आप किसी को नहीं समझाओगे, तब आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको आपका क्या आपका मत है, आपको क्या इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करवानी है वो आप जरूर बता दीजिएगा, आपके लिए वो वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।